बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर 26 अगस्त को शाम 5 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है। इसी तरह 27 अगस्त शाम 5 बजे सेनेट का इजलास बुलाया गया है और सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से ये इजलास बुलाए गए हैं और 28 अगस्त को मुश्तरका इजलास कॉल किया गया है। अब इन इजलासों को जब बुलाया गया तो उसके बाद बहुत से सवालात अब उठ रहे हैं कि क्या हुकूमत कोई आइनी तरमीम या कोई कानून पेश करने जा रही है। इस हवाले से बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। हुकूमत जिस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल नंबर गेम्स की पार्लियामेंट के अंदर है उसमें इस पोजीशन में नहीं है कि कोई आइनी तरमीम कर सके। वो कैसे, ये आपको मैं बताता हूं, लेकिन कानून पास कराया जा सकता है। हुकूमत इस पोजीशन में ज़रूर है। अब बहस ये हो रही है कि चीफ जस्टिस के हवाले से बहुत अरसे से ये बहस का सिलसिला जारी है कि शायद उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उनमें तौसी की जाए या एक ऐसा कानून पास किया जाए जिसमें जो चीफ जस्टिस है उसकी पहले रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है और वो 68 साल कर दी जाए। अब हुकूमत को कोई भी आइनी तरमीम करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। नेशनल असम्बली की कुल नशिस्तें 336 हैं और 2/3 मेजॉरिटी के लिए उनको यानी 224 बनती है और 225 वोट हुकूमत को दरकार होंगे। हुकूमत और इत्तेहादियों के वोट मिलाकर कुल 212 वोट बनते हैं और हुकूमत को मजीद 13 से 14 वोट दरकार होंगे अगर उन्होंने कोई भी आइनी तरमीम करनी है। और इसके साथ साथ जो रिजर्व सीट सस्पेंड की गई थी वो तकरीबन 22 से 24 बनती हैं। अगर हुकूमत कोई भी आइनी तरमीम करना चाहती है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तो उनके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन कि जो रिजर्व सीट्स जो है वो सस्पेंड की गई थी वो उनको मिल जाए, या फिर ऑपोजिशन के अंदर से कुछ ऐसे अरकान जो इंडिपेंडेंट हैं या किसी दूसरी जमात के अरकान वो अगर कोई भी तरमीम पेश करते हैं तो उस पर उनको वोट डालें। अब मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत को जो वोट रिक्वायर्ड हैं वो 12 से 13 हैं। मौलाना फजल रहमान से आसिफ अली जरदारी साहब की कुछ देर कबल मुलाकात हुई और ज़रा ये बता रहे हैं कि इस मुलाकात के अंदर आने वाले दिनों के अंदर जो सियासी हालात हैं उस पर भी गुफ्तगू हुई है और फिर शायद आइनी तरमीम और पार्लियामेंट के मौजूदा हालात के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। ऑथेंटिक सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि अचानक कोई कानून ऐसा पेश किया जाए इन इजलासों के अंदर जिससे हुकूमत शायद रिजर्व सीट्स के हवाले से कोई फ़ायदा हासिल कर सके। इसके साथ साथ बुशरा बीबी के हवाले से नाज़रीन एक खबर कोई पता चला है ना, कोई अब तक कोई इस तरह की जो जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं या क्या सारा ही करेंगे, कोई जुडिशल पैकेज के जो है ना वो आप बात कर रहे थे, तो अब तक ऐसा कुछ भी हमारी इत्ला में नहीं है। एक रेगुलर सेशन है और बुलाया गया है जो कि गवर्नमेंट की बिजनेस होगा या कोई प्राइवेट मेंबर्स डे है, बल्कि हमें तो ये भी पता चला कि प्राइवेट मेंबर्स जो कि मंडे को होता है यूजुअली आपका, तो वो भी हो रहा है। तो हम ऐसा कोई नया कुछ हो नहीं रहा। और अगर कोई चीज़ें होती हैं जो रेगुलर गवर्नमेंट की प्रोरोगेटिव है, जो बिजनेस उनका हो रहा है वो चलता रहेगा, वो होता रहेगा, तो इसमें कोई ऐसी एक्चुअली कुछ अर्सा कबल सेनेटर साहब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक तजावीज़ जो गर्दिश कर रही हैं मैं उसको मुस्तरद नहीं करूँगा, कुछ टास्क उनको सौंपे गए हैं। तो उसके बाद फिर ये बहस शुरू हो गई थी जिसका मैं आज सवाल उठा रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं, वो जिस तरह उन्होंने कहा कि मुस्तरद नहीं कर सकते, लेकिन इस सेशन से फिलहाल उसका अब तक कोई ताल्लुक नहीं है और जब आएगा तो सबके सामने होगा। कोई ढकी छुपी चीज़ है नहीं, ये एक आईनी जो भी अमेंडमेंट है एक वो होगी या कोई बिल पास होगा, सबके सामने होगा, दोनों हाउसेस से होगा, तो बहुत रेगुलर सी चीज़ होगी। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि रेगुलर सेशन होगा। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या चल रहा है। सदीक साजिद बताइएगा, बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान से आज आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफ्द की मुलाकात हुई और ये अब सेशन भी बुलाया गया है, मुश्तरका सेशन भी बुलाया गया, तो चल क्या रहा है इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तो अभी समन नहीं किया गया, लेकिन इतलात ये है कि अगले हफ्ते वो भी बुला लिया जाएगा, क्योंकि कुछ बिल ऐसे हैं जो कि कौमी असम्बली से पास हुए, सेनेट से पास नहीं हुए, या सेनेट ने पास किए तो कौमी असम्बली ने पास नहीं किए तो फिर जॉइंट सेशन में जाते हैं। इस हवाले से वजारत पार्लिमानी जो अमूर है उनका कहना है कि पुराने कोई बिल्स हैं वो मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे। अलबत्ता जो आइनी तरमीम की बात की जा रही है उसमें तो अभी तक कोई सदाकत नहीं है। हमने खुद भी जो कौमी असम्बली की लेजिस्लेशन ब्रांच है उनसे भी हमने इस हवाले से मालूमात हासिल की, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि आइनी तरमीम के हवाले से इस वक्त तक हुकूमत के पास अक्सरियत ही नहीं है, क्योंकि कौमी असम्बली में जो 2/3 अक्सरियत है वो 224 अरकान की बनती है और सेनेट में बनती है 64 अरकान, और हुकूमती इत्तेहाद के पास ये अक्सरियत इस वक्त मौजूद नहीं है। दूसरा जो कितनी अक्सरियत कम है? हुकूमती इत्तेहाद के पास 212 के करीब अक्सरियत है। तो
तो इस वक्त हुकूमत के पास जो है, अगर जो लेटेस्ट फिगर है वो 210 का है, अगर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानब से जो हमने पता किया तो इनके पास तकरीबन कोई 14 लोग जो है वो कम हैं। और जो सेनेट में जो है इनके पास 59 है, वहाँ पे जो है वो 5 लोग कम हैं। तो ये मौलाना फजल रहमान से जो आज आपकी मुलाकात की बात कर रहे हैं, वो भी अगर मौलाना भी मान जाते हैं तो मौलाना की कौमी असम्बली में 8 नशिस्तें हैं, सेनेट में जो है वो 5 नशिस्तें हैं। तो वहाँ पे सेनेट में तो साथ देने पर तैयार हो सकते हैं, लेकिन अभी तक वो जो आप बात कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब मिले, वो उनके मिलने का जो अक्सर बड़ा मकसद था कि उनको सीधी सी बात है कि तहरीक इंसाफ की तरफ ना जाने दिया जाए। और मौलाना साहब के, क्योंकि मौलाना साहब के साथ आसिफ जरदारी की ज़्यादा जो है वो कुर्बत है बनिस्बत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के, और इसी वजह से आज खुद आसिफ जरदारी जब से सदर बने हैं पहली मरतबा वो मौलाना के घर गए थे। दूसरा जो एक और भी इशू है कि आपको पता है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक एक्ट गुज़श्ता इजलास में पास किया था, जिसमें जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो था वो एक पार्लियामेंट ने फैसला किया था कि उसमें अगर ये पार्टी आज़ाद रुकन जो है वो कोई पार्टी शमूलियत इख्तियार करता है, वो सिर्फ एक टर्म के लिए होगी, वो दोबारा उसको किसी और पार्टी में नहीं जा सकता। तो वो फैसला तो पार्लियामेंट ने तो कर लिया, लेकिन अब पार्लियामेंट का ये कहना है कि इसके बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन अगर कोई जारी करना है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है, वो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। और ये यहाँ पे शुनीद ये बात हो रही थी कि शायद हुकूमत को एक ऐसा बिल लेकर आए कि जो 22 अरकान चले गए उनको वापस लाया जाए, लेकिन वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इलेक्शन कमीशन जो है उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं करता। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है ठीक है। आगा शाजिद दुरानी साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि ये इस बात का जिक्र और इस बात की ज़्यादा बात इसलिए हो रही है क्योंकि इमरान खान भी जो है वो बड़ी दफ़ा जेल के अंदर जब सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं तो उसके अंदर ये बड़ी दफ़ा खदशा ज़ाहिर कर चुके हैं कि इस किस्म की शायद जो है वो कानून साजी की जा सकती है जिससे हुकूमत को फ़ायदा हो सकता है। और इससे पहले जो कानून साजी एक होगी जिसका जिक्र सदीक साजिद भी कर रहे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया और उसके मद्दे मुकाबिल पार्लियामेंट ने कानून साजी कर ली थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से। तो क्या उसी को आगे बढ़ाया जाएगा और ये जो खदशात ऑपोजिशन करती है आपकी जमात पर, उसका जवाब कैसे देंगे आप? जी, जहाँ तक आपने खान साहब का जिक्र किया तो वो तो इस तरह की बातें हमेशा से करते रहते हैं। जैसे अभी उन्होंने पिछले दिनों जो है ना वो कहा कि जी मैं बात करूंगा, फिर कहते हैं जी मैं बात नहीं करूंगा। आज फिर उनका बयान आया कि जी मैं सियासी लोगों से बात नहीं करूंगा। तो वो तो इस तरह की बातें करते रहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी या पॉलिटिकल जो है ना वो एक हम जो है ना वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं अपना। तो उनके बारे में कहना कि जी वो तो हर दिन कोई नई एक बात ले आते हैं और हर दिन कोई नई बात जो है ना वो करके अपने आप को जो है ना एक वो लाइमलाइट में रहने की कोशिश करते हैं। बाकी ऐसे जो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक आपने लेजिस्लेशन की बात की, देखिए ये गवर्नमेंट है, एक इसमें जो है ना काफ़ी सारी पार्टियां शामिल हैं, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो जो चीज़ भी आप देखें कोई भी डिसीजन होगा तो वो बैठ के होगा, कोई एक तरफा फैसला तो होता नहीं है। और इसमें काफ़ी सारे पीपल्स पार्टी है एक लीड रोल में, मतलब एक अलायंस में जो है लीड रोल उन्हीं का है। MQM है इसमें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है इसमें। तो बहुत सारी पार्टियां हैं, कोई भी इस तरह का फैसला होगा तो सबके सामने होगा। और लेकिन एतराज ये जो आईनी तरमीम या जो भी फैसले हो रहे हैं या जो भी कानून साजी हो रही है उस पर एतराज ये उठाया जाता है कि जो हुकूमत को सूट कर रहे हैं वो फैसले करते जा रहे हैं। देखिए आपने कहा ना हुकूमत को शूट कर रहे हैं। अभी हुकूमत एक इंडिविजुअल एक पार्टी का नाम नहीं है। यहाँ पे हुकूमत यहाँ पे काफ़ी सारी, जिनका मैं बता रहा था आपको, अलाइज हैं, सारी अलाइड पार्टियां हैं और ये पार्टियां सारी पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से इसमें लोग शामिल हैं और पूरे पाकिस्तान की पार्टियां हैं। ये कोई ख़ास तबके, ख़ास एक रीजन की पार्टी नहीं है। तो अगर ये सारी पार्टियां कोई चीज़ देख रही हैं, उनको कोई चीज़ बेहतर लग रहा है, वो एक फैसला करते हैं जो कि वो समझते हैं कि मुल्क के और कौम की बेहतरी के लिए है, तो उसके वो करने में मेरे ख्याल में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की जो है ना नुमाइंदगी हो रही है उसमें। और हर जगह, हर वक्त, हर दौर में ये फैसले होते हैं, ये इस तरह की अमेंडमेंट्स होती हैं, हुई हैं, आती, अब पहले भी आई हैं। ठीक है, इसमें कोई बैरिस्टर तैमूर साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा बैरिस्टर तैमूर साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब बड़ी दफ़ा ये खदशा जाहिर कर चुके हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाएगी, कोई ऐसी तरमीम की जाएंगी। जिस तरह सेनेटर साहब फरमा रहे हैं कि ये एक अलाइंस है और पूरे पाकिस्तान से अलाइंस है बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस हुकूमत के अंदर, तो जो भी कानून साजी वो कर रहे हैं उनको लगता है कि मुल्क के लिए ये बेहतर है।
क्या ये मान रहे हैं कि ये कानून साजी करने लगे हैं? नहीं, इस हवाले से तो नहीं कह रहे, लेकिन जो खसूसी तौर पर पिछली कानून साजी हुई थी जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी पार्टी और फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों के हवाले से उसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये फरमाइएगा आपकी इतलात क्या हैं, क्या होने जा रहे हैं इन इजलासों में? देखें, जो इस वक्त तो सिर्फ क़यास आराइयाँ हैं। ज़ाहिर है हमारे मेंबरान पार्लियामेंट जो हैं वो इस वक्त यही बता रहे हैं कि सेशन कॉल कर लिए गए हैं, नेशनल असेंबली का भी, फिर सेनेट का भी, और उसके बाद खबर है कि जॉइंट सिटिंग भी शायद होगी। लेकिन मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ, देखें, बहुत एक डिफेक्शन केस जो है उसने बहुत क्लियर कर दिया था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन से मुतल्लिक या आपका मनी बिल जो है उसके ऊपर कोई अपनी पार्टी की पार्लिमानी लीडर की राय के खिलाफ नहीं जा सकता। जहाँ तक इनकी तादाद की बात है, इनके पास तो अपने इत्तेहादियों को मिला के भी नेशनल असेंबली के अंदर 2/3 अक्सरियत नहीं बनती है। और अभी जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका मामला भी लटका हुआ है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ही नहीं किया है, और जाहिर है इनको तो वो सीटें मिल नहीं सकती। तो पता नहीं ये किस तरह ये बात कर रहे हैं, और पूरा मीडिया इस वक्त यही बात कर रहा है कि ये बैरिस्टर साहब जुडिशल पैकेज लेके आने लगे। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की, उन्होंने कल आपसे भी मुलाकात की थी, आपके एक वफ्द से। उसके अलावा 8 सीटें उनकी असम्बली के अंदर मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट भी मौजूद हैं। ये आसिफ अली जरदारी वही हैं जो आपकी जब हुकूमत थी तो आपके जो मुनहरिफ अरकान हुए थे वो सिंध हाउस में ठहरे थे, तो आप घबरा तो नहीं रहे उनकी मुलाकातों से? नहीं, देखें, मैं फिर यही कहूँगा कि जो अगर इस तरह की चीज़ होगी तो हमारे मेंबरान पार्लियामेंट जो हैं वो तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर ये किसी इस गलतफहमी में है कि जो हमारे 41 के करीब इंडिपेंडेंट मेंबरान थे जिन्होंने अपने एफिडेविट पार्टी को ज्वाइन करने के जमा कराने थे, तो इनकी इतला के लिए है कि 1-2 के अलावा जो मुल्क से बाहर थे सब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का अपना एफिडेविट जमा करा दिया हुआ है। अब जब उन्होंने वो करा दिया हुआ है तो उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर, और इस केस में हमारी पार्लिमानी लीडर जरताज गुल साहिबा हैं, उनकी जो भी इंस्ट्रक्शन होगी इन रिलेशन टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसको इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो डिफेक्ट करके दूसरी तरफ वोट उनमें से कुछ देते भी हैं, एक तो वो अपनी सियासत ख़त्म करेंगे, चले मान लिया शायद इतना बोझ हो कि सियासत ख़त्म करने को भी वो तैयार हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि डिफेक्टिंग लॉ मेकर का वोट काउंट नहीं होगा। सो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये नंबर गेम कैसे पूरी करेंगे, ये क्या सोच रहे हैं। अगर एक और क्या असर है ये है कि ये शायद चीफ जस्टिस या जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के बजाय पहले ये रिजर्व सीट से मुतालिक मजीद कुछ कवानीन पास कर दें इन सेशंस के अंदर, और उसके बाद कहीं अपने आप को ही पिछली नशिस्तें दे के जो कि हमें मिलनी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, फिर कोई नई कानून साजी करने की कोशिश करें। तो देखें, इसमें अभी तो ये क्या से रही हैं, अनलेस कि ये मान जाएं और बता दें कि ये क्या करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, कानूनी निकात पे। हुकूमत इन तरामीम्स की ना तरदीद नहीं कर रही, वो कह रही है अभी नहीं हो रही, लेकिन तरदीद नहीं कर रही, तो आपकी पार्टी ने कोई ना कोई बैकअप प्लान तो सोचा होगा। मैं सदीक साजिद को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। मैं सदीक साजिद साहब, ये फरमाइएगा, मुझे जरा बताइएगा, पार्लियामेंट की जब मैं वेबसाइट पे देख रहा था नेशनल असम्बली की, तो 10 इंडिपेंडेंट थे, 8 मौलाना फजल रहमान, और फिर 22 से 24 वो सीटें हैं जिनको जो आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से बात की जा रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूब की जाती हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान वोट नहीं करते तो क्या हुकूमत इस पोजीशन में हो जाती है कि वो इतने वोट हासिल कर सके कि 2/3 मेजॉरिटी हो जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी करना था इन 41 अरकान के हवाले से, वो जारी नहीं हुआ और हुकूमत ने उसी दौरान एक इलेक्शन एक्ट जो है वो पास कर दिया। इस वक्त जो आप 10 आज़ाद कह रहे हैं, तो वो अगर आप देखें तो 41 भी एक तरह के आज़ाद ही हैं। तो वो अभी तक उनके हवाले से चूंकि उनका गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, फिर हुकूमत नजरसानी अपील में चली गई, वो हवा में ही है वो बेचारे अरकान। ना वो अपने आप को ये आज़ाद कह सकते हैं, ना वो PTI का कह सकते हैं, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कह सकते हैं। तो इस वजह से ये जो जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है आईनी तरमीम के हवाले से, चीफ जस्टिस की मुलाजमत में तोसी के हवाले से, तो इसमें अगर इन आज़ाद अरकान की खिदमात इन 41 में से कोई जो है वो डिफेक्शन क्लास करता है या वोट दूसरी तरफ देता है, तो फिर तो जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसी को जो है वो समझा जाएगा, तस्वर किया जाएगा फाइनल, कि जो अगर वो इस किस्म के वोट इस तरह की आईनी तरमीम में कोई वोट देता है तो वो वोट जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। आपको चौधरी परवेज लाई वाला
केस जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो याद होगा, उस वक्त एक फैसला आया था। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशन बुलाया गया है, इसका एक मकसद ये है इस्लामाबाद लोकल बॉडीज एक्ट में तरमीम करना। क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ सितंबर में आखिर में इन्होंने इलेक्शन अनाउंस किए हुए हैं, हुकूमत उसके लिए तैयार नहीं है, तो ये उसका जो इस्लामाबाद लोकल बॉडीज का जो ढांचा है ये तब्दील करने जा रहे हैं, ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ। तो उसके लिए ज़ाहिर है इनको जो लोकल बॉडी एक्ट है इस्लामाबाद से मुतालिक उसमें तरमीम करनी पड़नी है। तो इसी वजह से कौमी असम्बली भी बुलाई गई और सेनेट भी बुलाई गई कि एक दिन उसको कौमी असम्बली से पास करके अगले दिन उसको सेनेट से पास करा दिया जाए। और उससे फिर होगा ये कि जो फिर इलेक्शन 29 सितंबर को जो होने वाले इलेक्शन इस्लामाबाद में, वो फिर मौखर जो है वो दिखाई देते हैं कि वो हुकूमत। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि वो पेश किया जाएगा, लेकिन इस हवाले से भी क्लियर नहीं है कि क्या इसके अलावा भी कोई तरमीम आ सकती है। सेनेटर साहब ये फरमाइएगा, जब इमरान खान की हुकूमत थी और जब उनकी हुकूमत गई तो हम ये सुनने को मिलता था कि एक 10 साला मनसूबा वो लाना चाहते थे अपनी मर्जी के कुछ रियासत के लोगों के साथ मिलकर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मर्जी की कानून साजी करके कोई आप भी ऐसा मनसूबा लेकर आ रहे हैं? तो ऐसा कोई मंसूबा कि जिसमें आप कह रहे हैं कि जी, वो मुझे नहीं पता, इनकी जो है ना वो खान साहब के तो बड़े फेवरेट भी थे, वो तो उनको एसेट भी कहते थे और उनके साथ मिलके जो है ना उन्होंने प्लान भी बनाया हुआ था, और अब उनकी जो है ना वो बातें वाजे भी होती मैं यही तो बात कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं कि प्लान भी बनाया हुआ था, मैं इसी मंसूबे की बात कर रहा हूँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जी वो उस तरह देखिए, ये जिस तरह जब आपके गैर सियासी लोग इस तरह कंधों पे बैठ के जब आ जाते हैं ना, तो फिर उन्हीं का ही मंसूबा हो सकता है कि कभी वो चाहते हैं कि फैज साहब को जो एक्सटेंशन मिल जाती कि जी जहाँ पे वो बैठे हुए थे उसी को कोर डिक्लेयर कर दें और उसी में वो आगे चल पड़े, या फिर वो चाहते थे कि ब्लू आइड थे उनके, वो उनके एसेट थे, वो उनके सारे जो है ना वो काले चिट्टे का जो है निज़ाम वो चलाते थे। तो इसलिए खान साहब जो है ना वो बड़ा, उनका तो प्लान कुछ और था, वो तो डिक्टेटरशिप चाहते थे, वो तो चाहते थे कि वो फॉर लाइफ जो है ना वहाँ पर बैठे रहें और एक निज़ाम चलाएं जिसको सो कॉल्ड जो है ना वो जमहूरी निज़ाम कह रहे थे। तो उनके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कि जी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और जो भी हम आइन के दायरे में रहते हुए हम कोई इस चीज़ को नहीं करें। और जो भी सेशन में वो आप ये एक बिला वजह की जो है ना वो एक बहस है कि जी क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूटीन की चीजें होती हैं, हमेशा से होती हैं, ये अमेंडमेंट्स आती रहती है, गवर्नमेंट का बिजनेस चलता है, पार्लियामेंट का काम चल रहा होता है, लोगों प्राइवेट बिल्कुल ऐसे ही है। सेनेटर साहब सही फरमा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी देखें ना, देखे कोई ना कोई कुछ ना कुछ होने वाला है, देखे कोई ना कोई आईनी तरमीम अगर ऐसी आती है, कोई ना कोई ऐसी तरमीम आती है तो फिर ये प्रेसिडेंट भी तो सेट होने जा रहा है कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था और फिर क्यों हुकूमत ये तरमीम कर रही है। अगर ऐसी तरमीम कोई आती है तो ये भी एक आम सवाल है, वही हम जानना चाह रहे हैं। बैरिस्टर तैमूर साहब, जैसे सेनेटर साहब सबसे पहले तो अब ये देखिए, आपने जो है ना वो आईनी तरमीम की बात की। देखिए आईनी तरमीम के लिए कुछ लवाजमात होती हैं, उसकी कोई नंबर गेम होती है, तो वो तो अब होने देना पहले। आप मतलब एक चीज हुआ नहीं और हम उससे पहले ही जो है ना उसके बारे में उसके लिए देखें ना, हम डॉट्स को जोड़ रहे हैं सेनेटर साहब। उस डॉट्स में से एक डॉट ये भी है कि आज आसिफ अली जरदारी इस मौके पर जब ये बातें हो रही हैं तो वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने जाते हैं जिनके 8 वोट हैं। ये देखिए मौलाना से तो ये आज आपको जो है ना वो प्रेसिडेंट साहब मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मौलाना से तो काफी देर से जो है ना बातचीत चल रही होती थी और हमेशा से हम भी गए उनसे मिलने के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमेशा उनका इज्जत किया, एहतराम किया। उन्होंने खुद भी कहा कि जी मेरा बड़ा उनसे भाइयों वाला ताल्लुक है, तो हमारा तो हमारे साथ तो वो पीडीएम के प्रेसिडेंट थे हमारे साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए पीडीएम के। मैं सेनेटर साहब बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा, जिस तरह वो कह रहे हैं कि ये जमहूरियत चल रही है और अच्छे तरीके से चल रही है, आपको क्या फ़ायदा इस वक्त मौजूदा हुकूमत से मिल रहा है या मौजूदा सेटअप जो जमहूरी इस वक्त चल रहा है उससे कितने मुस्तफ़ीद आप लोग हो रहे हैं? देखिए, हम ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है। मेरे जैसे फॉर्म 45 पे जीते हुए लोग जो हैं वो पार्लियामान से बाहर हैं। ये 2/3 छोड़ें, इनकी सादा अक्सरियत भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम पाकिस्तान के वसीतर मफाद के अंदर हम पार्लियामान में मौजूद हैं। हम ये कहते रहे कि पार्लियामान जो है वो खाली फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है, वहाँ तो सिर्फ तकरीरें होती हैं। असल चीज़ जो होती है वो कायमा कमेटियों में होती है। उनको बहाल किए, फ़ाल किया जाए, और वो बजट के बाद जाके अब कहीं जाके कमेटीज़ फ़ाल हुई हैं और पार्लियामान का असल काम शुरू हुआ है। हमारे अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो भरपूर तरीके से उनमें इनके मेंबरान के साथ, चाहे फॉर्म 47 के मेंबरान हों, इनके साथ बैठकर हम वहाँ पॉलिसी साजी में हिस्सा डाल रहे हैं। हम जो पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज़ हैं, चाहे फॉरेन अफेयर्स कमेटी हो, एग्रीकल्चर की हो, IT की हो, बाकी हों, उनके अंदर बिल्कुल बैठ के हम अपना पार्लियामानी काम कर रहे हैं। इससे बढ़ के मैं और क्या कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन पार्लियामान जो है और हमारी
जी कंटिन्यू कीजिए। लेकिन हमारी इस चीज़ का ये फ़ायदा तो ना उठाएं कि ऐसी मनपसंद कानून साजी जिसका सिर्फ फ़ायदा इनको हो या शख्स वाहिद को हो, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम ज़ाहिर है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या दूसरे कोर्ट्स में जाएंगे जब भी ये कोई ऐसी कानून साजी करेंगे जैसे इन्होंने पिछली की, लेकिन उससे मामला सिर्फ तौल ही लेते हैं। और पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि ये उस तरह की चीज़ें करें ना, पार्लियामान को पार्लियामान का काम करने दें और सियासत को सियासत लेकर चलें और बाकी फैसले अवाम को करने दें। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ मुख्तलिफ बयानात जो सामने आए हैं, बुशरा बीबी का जो पैगाम, अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात, इस हवाले से भी जानेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, लेकिन एक ब्रेक के बाद इजाज़त। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शाजिब साहब, ये फरमाइएगा, एक सवाल आपसे किया था और राब्ता मुनक़ता हो गया था कि जो डॉट्स मिलाए जा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान अब आपसे नाराज़ हैं, वो आपके ख़िलाफ़ जो है वो एक कैंपेन चलाने की भी बात करते हैं। पीडीएम के वो सदर रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, पहले आपके इत्तेहादी थे। फिर जो डॉट्स कनेक्ट किए जाते हैं तो लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन 4 महीने पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए ये सवाल जो है उठ रहे हैं जैसे जैसे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं। जी, अब देखें, मौलाना साहब बड़े एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं और उनके साथ हमारा एक ताल्लुक रहा है, नाराज़गियाँ होती रहती हैं, कभी वो आयल के इस तरफ, कभी आयल के उस तरफ। उनके साथ एक हमारा बड़ा एक प्यार का रिलेशन भी है। उनके साथ एक यही तो जमहूरियत है कि जिसके अंदर कुछ अपने इख्तलाफात होने के बावजूद भी आप एक दूसरे के साथ देते हैं, टू इन ग्रेटर फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द गुड। जहाँ पे आपको कुछ इख्तलाफात ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही जो है ना नज़रिए से के मुखालिफ होते हैं, वो तो वहाँ पे जो है ना आप उनसे बैठ के अपना नज़रिया आप उन्हें पेश करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं। आप ये नहीं कहते हैं कि जी उठो, जलाओ, मार दो, बल्कि यहाँ पे जो है ना बैरिस्टर साहब अभी कह रहे थे कि ये फॉर्म 47 वाले हम जो है ना वो बैठे हुए हैं, तो इनसे पूछे ना ये कि आरटीएस कैसे बैठा था 2018 में, ये बताएं ना कि ये लेजिस्लेशन की बात कर रहे थे। तो 51 मिनट में क्या किसने पास किए थे? हमने बुलडोज किए थे, आप बैठे थे, आपकी हुकूमत थी जिसने बुलडोज किए। 2021 में 33 बिल किसने बुलडोज किए थे? आपने बुलडोज किए थे। आज जो ये बात कर रहे हैं कि जी लोगों की कि लोग जो है ना वो हमारे वो मूव नहीं कर सकते या फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते, ये बताएं वो सेनेट के जब चेयरमैन सेनेट का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, 64 बंदों में से 14 कैसे जो है ना वो गायब हुए थे, जिनको आप कह रहे थे ज़मीर की आवाज़ जागी है। ज़मीर की आवाज़ सिर्फ उनकी जागती है जो आपके फेवर में वोट करते हैं, जो आपके खिलाफ वोट करते हैं, वो ज़मीर की आवाज़ नहीं होती। तो ये सिर्फ इनकी सिर्फ बातें हैं जो सिर्फ लोग कौम को, आवाम को, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इनके लीडर भी ऐसे थे, यूं हिला रहे होते थे वो साइफर और कहते थे इस पे खेलो। उनकी ऑडियो है, बाकायदा ऑडियो उनकी, जिस पे कहते हैं कि जी खेलो इस पे, ये तो खेलने के लिए। बैरिस्टर साहब से फिर ले लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आपने बहुत सारे सवालात उनके लिए छोड़ दिए हैं। बैरिस्टर साहब, ये जो जिस केस की बात कर रहे हैं, जाहिर है उसमें तो मैं उनका वकील था और वो केस तो जिधर जाना था वहीं चला गया हुआ है, तो उसकी तो इन्हें बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक ये बाकी बातें कर रहे हैं कि कितने बिल हमारे दौर में इस तरह पास किए गए, तो मेरे जैसे लोगों ने तो उस वक्त भी उसकी तनकीद की थी, नहीं होने चाहिए थे। पार्लियामान में कोई भी बिल जो है वो आए तो उसकी पार्लियामान की फ्लोर पे रेलेवेंट कमेटीज़ के अंदर उसके ऊपर पूरी डिबेट होनी चाहिए, तभी सही मानों में पार्लियामान की आवाज़, आवाम की आवाज़ जो है जो पार्लियामान में मौजूद है वो उसकी अक्कासी कर सकती है और प्रॉपर कानून साजी हो सकती है। और जहाँ तक ये फ्लोर क्रॉसिंग की और सेनेट के इलेक्शन की पिछले बात कर रहे हैं चेयरमैन की, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसने कहा है कि कुछ सिचुएशंस के अंदर पार्टी के लीडर नहीं, पार्लियामानी लीडर के बरक्स जाके आप कोई वोट नहीं डाल सकते। और उसका नुकसान हुआ भी था जब आप लोगों की हुकूमत गई थी, पार्लियामानी लीडर आपके जो थे उन्होंने बिल्कुल और इसका हुआ। और तो ये सिलेक्टिव मेमोरी वाली बातें नहीं है। इस वक्त जो कानून मौजूद है उसके तहत ऑफ कोर्स फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती है और ये बात बड़ी अहम है। बैरिस्टर साहब, इस वक्त जो एक कानून साजी की बात करें, मैं लास्ट क्वेश्चन फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं कि जो कानून साजी की बात कर रहे हैं, आपके पार्लियामानी लीडर्स ने ये वाज़ेह कर दी है कि इस हवाले से आप लोगों का क्या राय अमल होगा? उनको हिदायत जारी कर दी गई है अपने मेंबरान असम्बली को, नेशनल असम्बली? हमारा लाए अमल बड़ा क्लियर है, जो कि इमरान खान साहब का भी है कि मौजूदा हालात के अंदर हम इसी तरह की किसी कानून साजी के फेवर में नहीं हैं। पाकिस्तान के जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं वो पेंशन की मद में भी तकरीबन अपनी पूरी तनख्वाह ताहयात
लेते रहते हैं सैलरी के तौर पे, तो इस चीज़ को रिविजिट तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के आईनी आप एक किस्म के कानूनी इतने अहम सियासी केसेस चल रहे हों, वहाँ पे किसी फर्द वाहिद को जहाँ नफ़ा पहुँचाने के लिए, फ़ायदा पहुँचाने के लिए लगे कि कानून साजी हो रही है, तो नहीं होनी चाहिए। और अगर होनी चाहिए तो फिर मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं उनको उसका बेनिफिशियरी हरगिज़ नहीं होना चाहिए। कानून पास होने दें और वो आके वैसे कह दें कि मैं इसका बेनिफिशियरी नहीं होऊंगा, इसका फ्यूचर से इतलाक होना चाहिए। ठीक है, मूविंग फिर भी बात की जा सकती है, फॉरवर्ड लेकिन अगले मौजू की तरफ अगर चलें तो एक व्हाट्सएप चैट जो है वो मंजर आम पर आई है। वो व्हाट्सएप चैट जो है अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात के हवाले से, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बार बार कहा जाता है सिक्योरिटी ज़राए का, ये कहना है कि बुशरा बीबी ने पैगाम में कहा था कि जेल में बानी पीटीआई से अकेले मिलने नहीं दिया गया, और ये भी कहा गया कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो फिर जेलर जिम्मेदार है और जेलर के खिलाफ जो है वो लोग जो है वो कार्रवाई करें, अवाम जेलर को नहीं छोड़ेंगे। तो सेनेटर साहब, इस किस्म की एक चैट सामने आई है जिसमें एक बार फिर कहा जा रहा है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फलां को ना छोड़ना, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? देखिए, मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि ये कंफ्यूज्ड कल्ट है जो पूरे अवाम को बेवकूफ़ बनाने के, पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाने के पीछे लगे हुए हैं। ये अब आप देखें, मतलब ये एक नया इनका एक पेंडोरा खोला है जिसमें गेम ऑफ थ्रोन चल रही है कि ये सब जो है ना वो अलीमा बाजी कुछ और चाह रही हैं, पीरनी बीबी कुछ और चाह रही हैं, इनका आपस में जो है ना वो ये डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। ये पार्टी तो बखैर थी नहीं पहले भी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। ये हर एक अपनी अपनी डेढ़ की मस्जिद बनाना चाहता है, हर बंदा अलग जो है ना वो अपना किबला अलग करना चाहता है। कोई जो है वो नाराज होकर जो है ना वो लंदन चला जाता है इनसे, फिर वापस आ जाते हैं, फिर कहते हैं जी गलतफहमी हो गई थी, फिर एक दूसरे के साथ बोसा दे के मिल के कहते हैं जी हम पीटीआई के हैं दोबारा। तो ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक बाहर जो है ना कहता है कि जी खान साहब ने जो है ना वो मुलतवी कर दिया जलसा, अगले जो है ना वहाँ पे 6 खड़े हो जाते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं है ये क्यों किया गया, ये कोई तो उसको निकालना ही नहीं चाहता, ये लोग उसको। तो ये सारे कंफ्यूज हैं और सिर्फ कंफ्यूजन ही फैला रहे हैं। वैसे सेनेटर साहब, इमरान खान साहब से मुलाकात किसने करवाई थी वो इतनी सुबह, कोई क्लियर हुआ? जी, मुलाकात तो आप उन्हीं से पूछे जो करने गया था, आप उनसे पूछें कि वो आपको ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि उनको रात को 12:30 बजे किसकी कॉल आई थी, किसकी वहां पे उठ के गए, वहां पे किसने मुलाकात करवाई वहां पे, और जब वो वापस आए तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो किसकी इजाजत से की, वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में बताने की। मैं बैरिस्टर साहब से इस हवाले से जान लेता हूं, क्योंकि ये एक मौमा बना हुआ है और ये सवालात भी उठ रहे हैं कि आखिर किसने फैसिलिटेट किया। क्योंकि एक नेटवर्क के हवाले से तो बताया गया था कि उसमें नेटवर्क जो है वो बेनकाब हुआ है और गिरफ्तारियां भी की गई हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया। तफ्तीश के बाद हमें तैमूर तालपुर साहब ने भी ज्वाइन कर ली है। उनकी तरफ जाने से पहले बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा बैरिस्टर साहब कि ये क्या हुआ क्या था, और ये जो पार्टी के अंदर डिवीजन है इस वक्त, ये जो चैट जिस किस्म की सामने आ रही है, और फिर ये चैट को अगर चले अगर आप रद्द भी करते हैं कि ये गलत है, लेकिन कल एक ऑडियो भी सामने आई थी जिसमें अलीमा खान जो है वो काफ़ी नाराज़ थी। तो पार्टी के अंदर डिवीजन तो मौजूद है, पंजाब के अंदर अलहदा डिवीजन है, केपी के अंदर अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, डिवीजन है, और खान साहब से मुलाकात करने वालों की भी डिवीजन है। जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि सेनेटर साहब एक अहम मनसब पे फायज़ हैं। ये उनको ज़ेब नहीं देता था जो उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म की जो अहलिया, जो पाकिस्तान की भी एक किस्म फ़र्स्ट लेडी रही हैं, उनके लिए जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो मुनासिब नहीं है नेशनल टीवी के ऊपर उसको इस तरह बात करना। जहाँ दूसरी बात इन्होंने की, देखें ये ख़ुद इनकी जमात जो है, ये इनके जो इत्तेहादी हैं उनके बारे में क्या बातें करते रहे हैं पहले पिछले इलेक्शंस में, मतलब ये सारी कौम के सामने है। ये किसको सारे हमारे पे कह रहे हैं, ये खुद किसको सारे बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस कौम को सब पता है कि ये दो जमातें अपने एक दूसरे के गिरेबानों तक पहुंची हुई थी, सड़कों पे घसीटने की बात करती थी। जहां तक पाकिस्तान वो तो काफ लीग के साथ आपके भी बड़े इख्तिलाफात थे बैरिस्टर साहब, काफ लीग के साथ आपके भी बड़े इख्तिलाफात। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो मैं यही कह रहा हूँ ना जी, देखें इख्तिलाफात थे, सियासत है, आप वसीतर मफाद के अंदर आप आगे चलते हैं। हम भी पार्लियामेंट की कमेटीज में इनके साथ ही बैठे हुए हैं, इनके मेंबरान की चेयरमैनशिप में बैठे हुए हैं कई कमेटीज के अंदर, तो वो जिनके खिलाफ हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस भी चल रहे हैं। सो हम हवा में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हमने उस पर अपना आईनी कानूनी हक इस्तेमाल किया हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि अदालतें फैसला करेंगी। जहां तक पार्टी के अंदर इख्तिलाफात की बात है, देखें ये जो चैट अब जिसको सारे मीडिया चैनल चला रहे हैं, अजीब बात यह है कि आपने भी शायद नोट किया हो कि उसमें जून 2023 की डेट आ रही है। तो पहले तो ये है कि जून 2023 के अंदर इमरान खान साहब जेल में तो थे ही नहीं, तो ये जरा चेक कर लें, ये किसी ने फैसला ये बात उठाई नहीं, इस तरह सोशल मीडिया पे जरूर क्लैरिफिकेशन मांगी गई है
कि ये क्या है, मतलब किस तरह की बात हो रही है, वो जब उस पर डेट ही गलत है। लेकिन बाकी इख्तलाफात की जो बात है, पाकिस्तान ये की सबसे बड़ी जमहूरी चैट आई कहाँ से होगी बैरिस्टर साहब? देखें, कहीं से भी आ सकती है। अब रऊफ हसन साहब से मुंसलिक चैट्स हर कुछ दिन बाद कोई ना कोई आ रही है। लगता तो यही है तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं जरा उनको शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। तैमूर तालपुर साहब, इससे कबल बात हो रही थी, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से, तो किन अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई है? क्योंकि क्या साराइयाँ बहुत हो रही हैं कि आने वाले दिन में शायद कोई कानून साजी की जा रही है, कोई आईनी तरमीम की जा रही है, तो इस मुलाकात का क्या एजेंडा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता होगा कि सियासी इख्तलाफ ज़रूर जरदारी साहब के होंगे, प्रेसिडेंट जरदारी के मौलाना साहब के साथ, पर वैसे निजी तौर पे उनकी अच्छी दोस्ती है, अच्छी सलाम दुआ है और वो काफ़ी वक्फे से मुलाकातें भी करते रहते हैं। उनके अलावा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उनसे मुलाकात करते रहते हैं, तो मुलाकात करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर यस, मैं समझता हूँ कि सदर जरदारी ये चाहते हैं कि मौलाना साहब को साथ में ले के चला जाए, और मेरे ख्याल से मफाद की बात, पाकिस्तान की मफाद की बात है। पाकिस्तान के मफाद में कि हर सियासी जमात इन मुश्किल वक्तों में इस सियासी और इकोनॉमिक बहरान के बीच में एक साथ मिल के चले। तो तैमूर साहब समझते हैं कि जरदारी साहब की ये ख्वाहिश ज़रूर है कि वो अपोजिशन के बेंचों से उठा के मौलाना फजल रहमान को हुकूमती इत्तेहाद के बेंचों पर ले आए? बिल्कुल, बेशक सदर जरदारी जो है वो मफाहमत के बादशाह हैं, आपको पता है, और वो चाहते हैं कि सब एक पेज पे चलें, क्योंकि तभी पाकिस्तान की बेहतरी होगी जब सब एक पेज पे होंगे। एक फितना पार्टी एक तरफ होगी और मैं समझता हूँ आगे जाके बाकी सब जमातें एक साथ होंगी। और ये एक पेज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह रखी है जरदारी साहब ने? ये सियासी जमात है ही नहीं, तो इनकी जगह कैसे रखी होगी, मुझे समझ से बाहर है। जब वक्त था बात करने का, हम इनसे बात करना चाह रहे थे। कोई हमें इमरान खान से प्यार मोहब्बत नहीं है, ना ही कोई इन्होंने पाकिस्तान की बेहतर काम किया होगा जो हम उनसे बात करें। पर ये पाकिस्तान की मफाद की खातिर हम अपनी गर्दन नीचे झुका करके उनसे बात करने को तैयार थे। पर क्योंकि ये पैदाइश है मिलिट्री डिक्टेटरशिप, ये पैदाइश है हुकूमत की, सरकार की, तो ये सिवाय फौजी के अलावा किसी से बात नहीं करना चाहते। तो फिर ठीक है, बैठे रहे अपने जेल के मजे लेते रहे, अपने देसी अंडे सरकारी तौर पे मिल रहे हैं, देसी मुर्गियां मिल रही हैं, देसी घी मिल रहा है, तो ठीक है, अपना वक्त गुजारते रहें। जब कोई बात करने को बिल्कुल राजी नहीं है तो उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। तो पर मैं समझता हूँ, जैसे मैंने कहा, एक जमात को छोड़ के अनकरीब बाकी सारी जमातें एक पेज पे मुझे नजर आ रही हैं। ठीक है, मैं बैरिस्टर साहब से जान लेता हूं, क्योंकि इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। बैरिस्टर साहब, ये तो एक आप पर तनकीद है कि आप सियासी जमातों से बात करने को तैयार ही नहीं है। देखें, मैं ये कहूँगा, जिस तरह मैंने पहले भी शुरू में कहा, कि ये बिला वजह की तनकीद है। अगर हम पार्लियामान में इन कमेटीज़ में शायद नहीं, इमरान खान साहब खुद कहते हैं ना, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इनके साथ कैसे बात करूं, ये तो फॉर्म 47 वाले वो इल्ज़ाम लगाते हैं इन पर, ये बातें कह के वो कहते हैं मैं कैसे बैठूं इनके साथ, इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया। देखें, बिल्कुल, और वो देखें, मैंडेट चोरी होने तक की बात तक, वापसी तक, जो हम ये चाहते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अपना फैसला करें। हम ये नहीं चाहते कि ये कोई छड़ी घुमाएं और हमें अपनी सीटें फॉर्म 45 वाली दे दें। हम चाहते हैं कि कानून और आइन के तहत सब कुछ हो। जो खान साहब बाकी बातें कहते हैं, वो भी खान साहब की ही हिदायत हैं कि हम जो पार्लियामान में हम में से जो मौजूद हैं इस वक्त नेशनल असेंबली और सेनेट में, वो सारी कमेटीज़ में भरपूर हिस्सा लें। इनके साथ ही बैठे हुए हैं, इनके साथ ही पाकिस्तान के वसीतर मफाद के जो मामलात हैं, जिस तरह मैंने कहा, वो चाहे एग्रीकल्चर है, इकॉनमी है, IT है, फॉरेन रिलेशंस हैं, नेशनल सिक्योरिटी है, उन सब चीज़ों पर हमारे मेम्बरान इनसे पूछ लें। बिल्कुल इनके साथ बैठ के कमेटी के काम कर रहे हैं, और बात करना क्या होता है। अच्छा, चले मैं सेनेटर साहब की तरफ यही चीज़ ले आता हूँ। सेनेटर साहब, क्योंकि सेनेट के अंदर है, आपकी मौजूदगी भी वहाँ पर है। सेनेटर साहब, क्या पार्लियामेंट के अंदर और सेनेट के अंदर मामलात जिस तरह ये फरमा रहे हैं बैरिस्टर साहब, मुख्तलिफ हैं? वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो कोलेशन से चल रही हैं, और जो बाहर जो सियासी बयानबाजी है वो मुख्तलिफ है, क्या ऐसा ही है? जी, पहले तो मैं बैरिस्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी इनके इत्तेहादियों ने भी जो है ना बहुत सारे दावे किए और घसीटने की बातें की। तो देखिए, वो इत्तेहादियों की एक दूसरे के साथ कभी उन चलते हैं, कभी उनका मफाद जो है ना वो इकट्ठे हो जाता है, एक उनकी डायरेक्शन उनकी ठीक हो एक साथ हो जाती है, कभी उनके इख्तलाफात हो जाते हैं। लेकिन जब पार्टी के अंदर से आवाज़ आने लगे, जब पार्टी के अंदर से टूट फूट शुरू हो जाए, जब पार्टी के अंदर से मिनिस्टर उठ के ये कहे कि जी CM और सेक्रेटरी साहब जो है ना और CM साहब की इमाम पे जो है ना वो करप्शन कर रहे हैं और CM साहब ने 20 करोड़ रुपए लिए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, इनके अपने मिनिस्टर साहब थे अभी KP वाले,
तो तब जो है ना दैट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन, जब इनके अपने ही लीडर ऑफ बल्कि आई थिंक एक तो चेयरमैन उस वक्त आई डोंट नो, कंफ्यूजन भी इतनी ज़्यादा है कि कौन चेयरमैन है कौन नहीं है इनमें। तो वो गौहर साहब और मरवत साहब जो है ना वो आपस में पहले उन्होंने कहा जी मैं पार्टी में नहीं है, फिर उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, फिर वापस लंदन से आ गए वो, फिर वो चले गए खान साहब से मिल लिए, उन्होंने कहा जी सब शीरो शक्कर हो गए हम। तो ये कन्फ्यूजन आ जाती है। और फिर तीसरी कन्फ्यूजन आज आपके सामने है, और ये आज की बात नहीं है कि जब ये और इन्होंने बल्कि वो कहा कि जी मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सही कहा इन्होंने, क्योंकि पीर और पीरनी जो है ना बहुत मोतबर और बावकार लफ्ज़ है। उनको तो फीड किया जाता था, वो रहमतुल्लाह साहब थे दुबई से उनको फीड कर रहे थे, तो वो उनको नहीं बोलना चाहिए। मैं चले इस बहस में नहीं चलते। सेनेटर साहब मेरा सवाल उसका जवाब देते हैं कि क्या सेनेट और पार्लियामेंट के अंदर मामला जो है वो बड़े ठीक तरीके से चलते हैं, दोनों जमातें जो भी मामलात होते हैं उसको वसीतर कौमी मफाद में ठीक डील करती हैं, और ये सियासी बयानात अपनी जगह अलहदा चल रहा है। जब आप कहते हैं पार्लियामेंट की बात करते हैं तो इनके सेनेटर्स आते हैं या वो हमें कहते हैं कि यार हम क्या करें। वो आपने देखा होगा इनका एक बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर है, जब भी आते हैं पार्लियामेंट में तो ये आके चीखना चिल्लाना हुल्लड़बाजी कर रहे होते हैं और खुद अपनी बात करके फिर अगले को बात करने नहीं देते। तो इनसे हम कहते हैं कि आप क्यों इस तरह करते हैं। तो अपने हमारे जो है ना वो लॉबीज में जाके या वहाँ पे हमें कहते हैं कि हम क्या करें यार, वो खान साहब को पसंद ही यही है, वो कहते हैं जी इनके जवाब ना दो, इनसे हाथ ना मिलाओ, इनसे हमें चीखो, इनको ऐसे बदतमीजी करो। तो वो बेचारे भी मजबूर हैं, वो कहते हैं जी हम क्या करें, हमें नौकरी करनी है अपनी, तो वो बेचारे भी मजबूर हैं। तो अदर देन दैट वो भी कुछ सेंसिबल लोग हैं वहाँ पे, सेनेट में भी पार्लियामेंट में भी, वो करना नहीं चाहते, लेकिन वो कुछ उनमें से हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और ग्रेटर इंटरेस्ट में कभी कभी जो है ना आ भी जाते हैं। जैसे पिछले दिनों आपको अंदाजा होगा कि जब वो मुबारक सानी का केस हुआ तो उसमें उन्होंने भी जो है ना वो एक पॉजिटिव रोल प्ले किया अपना। अच्छा, मैं तैमूर तालपुर साहब ये फरमाइएगा, ये क्योंकि ये आपसे मुलाकात का मैंने जाना था, तो एक हिस्ट्री रही है सिंध हाउस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिम अरकान जो है वो मौजूद रहे थे जब पीडीएम की हुकूमत से पहले इमरान खान की हुकूमत गई। तो इस बार भी आसिफ अल जरदारी साहब जब मुलाकातें कर रहे हैं तो हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान के अलावा भी अपोजिशन के मजीद लोगों से मिलें और जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल जी, वाई नॉट। जैसे मैंने आपको कहा, ये मुफाहमत के बादशाह हैं और वो चाहते हैं कि सारी जमातें एक पेज पर हों। और मैं समझता हूँ अगर वो अपने काम पे लग गए हैं तो उन्हें आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ में भी हाथ डाला है उन्हें रिजल्ट हासिल किए हैं। और अगर इस काम पे वो लग गए हैं तो आप देखेंगे वो अपने जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वक्त से पहले इंशाल्लाह लाके दिखाएंगे। अच्छा, ठीक है, यानी आप समझते हैं कि आसिफ अल जरदारी साहब इस मामले के हवाले से बड़े पुरुमीद हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे। सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी साहब PMLN से, बैरिस्टर तैमूर मलिक और तैमूर तालपुर साहब मौजूद थे हमारे साथ। तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक अहम मामला है अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के हवाले से, जिसका मरकजी मुलजिम एहसन शाह साथियों की फारिग से कल हलाक हो गया है। अब असल तफसीलात क्या हैं, क्योंकि एहसन शाह के घर वालों की जानब से भी कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि किसने ये फायरिंग कराई, कैसे ये मामला हुआ, इस पर तफसीलन बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब यह अहम मामला जो कल रात खबर सामने आई, क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ था अमीर बालाज का, जो कि टीपू ट्रकावाला का बेटा है, उसके कत्ल के हवाले से। तो उसका जो जिगरी दोस्त जिसको कहते हैं, उसका करीबी दोस्त एहसन शाह, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था कि ये मरकज़ी मुल्ज़िमान में से है जिसने मुखबरी की थी। और कल जो है वो एहसन शाह को बरामदगी के लिए लेके जाया जा रहा था और वहाँ पर फायरिंग हुई और फायरिंग से वो हलाक हो गया है। अब हमारे नुमाइंदे शराज निसार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मामला क्या इतना सादा ही है जितना बताया गया है। शराज निसार, बताइए कि अब तक क्या मालूमात सामने आई हैं इस हवाले से, जो रात को ये खबर सामने आई थी इस पर? अभी जो शादबाग थाने में मुकदमा दर्ज किया गया उसमें तो पुलिस का वही रवायती अंदाज है कि जी एहसन शाह को जब जेल से निकलवा कर और उसको बरामदगी के लिए रात 12 बजे के करीब जो है वो शादबाग के एक ऐसे सुनसान इलाके में ले जाया गया जहां पर उसके भाई अली ने और उसके साथियों ने मिलकर जो है पुलिस से छुड़ाने की कोशिश की और वहां पर उसकी गोलियां जो है उसके भाई को लगी, वो जाँ बहक हो गया। पुलिस मौजाना तौर पर बच के जो मुल्जिम है वो फायरिंग करते हुए अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गए। ये वक़ुआ जो है हम 20 साल पुराना भी ऐसे सुन रहे हैं। और अगर बालाज टीपू की फैमिली की बात कीजिए तो ये दुश्मनी आज की नहीं है। 1998 में जो आरफ अमीर टीपू के वालिद थे उनको कत्ल किया गया था, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुए, बल्कि उन्हीं मुल्जिमों ने अपना टॉप 10 गैंग बना लिया। आज बालाज के जो दादा हैं सुल्तान महमूद और बच्चू, उनसे भी हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि
5 कत्ल के मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज करवाए गए। पहले हमें फोन आता था पुलिस अफसरान का, उन्होंने एक साबिक एसएसपी का नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि इस दुश्मनी को बढ़ाने में जो साबिक एसएसपी हैं चौधरी शफकात, उनका बहुत बड़ा रोल है, जो पहले टीपू को चचा बने रहे। और 5 कत्ल हुए लक्ष्मी चौक में, तो उसी एसएसपी का फोन आया आरफ अमीर टीपू को कि अगर टीपी पर से सुलह नहीं करोगे तो ये मुकदमा नामजद तुम्हारे ऊपर दर्ज हो जाएगा। वही हुआ, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसके बाद जो उस कत्ल का मुद्दई था, जो 5 कत्लों में मुद्दई था, उसने आके सुल्तान महमूद और बच्चों को कहा कि हमने ये मुकदमा नहीं कराया, पुलिस ने करवाया। और जिस तरह आज बरमला सुल्तान महमूद बच्चू ने कहा, इसी तरह तीफी भट्ट ने भी बैरून मुल्क से एक वीडियो भिजवाई है कि टीपू टक्कावाला और जो तीफी भट्ट की दुश्मनी है उसको पुलिस ने बढ़ावा दी है। कई बार सुलह होने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस अफसरान बीच में आड़े आते थे। अब दोनों ग्रुपों को जो है पुलिस सपोर्ट करती रही है अपनी तमा नफसानी के लिए, जिसका दोनों ने इजहार भी कर दिया है। अच्छा, ये शराज ये बताइएगा, ये जो रात को लेकर जा रहे थे, ये कितने बजे का वक्त था, और जिन लोगों ने फायरिंग की उस हवाले से क्या बताया गया कि कितने लोग थे, और क्या वो फरार होने में कामयाब हो गए? जी बिल्कुल, जो एहसन शाह मारा गया मुबैना पुलिस मुकाबले में, उसी के भाई को, अली को नामजद कर दिया गया। यही तो उसकी वालदा ने अभी बहुत ज्यादा एहतजाज किया। उसका ये कहना है कि एक बेटा मेरा जो है मुबैना मुकाबले में मार दिया गया, जबकि दूसरे को उसके दोस्तों से नामजद कर दिया गया। इसमें ज़ौक सबसे अहम बात यह है कि जब टीपू टक्कावाला 2010 में, आज से 14 साल पहले लाहौर एयरपोर्ट वहां पर कत्ल कर दिया जाता है, तो वहां एक एएसआई शकील भट्ट वहां पर मौजूद होता है, जो मरकजी मुलजिम को हिरासत में लेता है। उसके बाद जब आरफ इसके बेटे को बलाज को कत्ल किया जाता है, वही एएसआई जो है वो सब इंस्पेक्टर बन चुका होता है, शकील भट्ट, जो सीआईए में तैनात है। वो उस बलाज के साथ भी साथ राइट हैंड पे बैठा होता है जब बलाज को गोलियां मार दी जाती है, और वहां भी जो पिस्टल बरामद होता है वो शकील भट्ट ही करता है। अब जब एहसन शाह को गिरफ्तार किया जाता है तो यही शकील भट्ट एहसन शाह के घर जाता है, रावी रोड, वहां से उसे गिरफ्तार कर लेता है। अब जब जेल से निकलवाने के बाद वो सीआईए इकबाल टाउन में तैनात है, तो वही शकील भट्ट एहसन शाह को शादबाग के इलाके में लेकर जाता है और वहां पर उसको एक मुबैना मुकाबले में पार कर देता है। तो अभी तक की गिरफ्तारी में क्या कुछ बरामद हो चुका था एहसन शाह से, और उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया था? जी, पुलिस की जो तफ्तीश है, जिस तरह डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर ने हमारे साथ बात करते हुए इस बात का जिक्र किया था कि तफ्तीश में जो लिखा जा चुका है कि इसने तीफी भट्ट से प्लानिंग की थी, उससे 10 लाख रुपए एडवांस भी लिया था और बाकी पैसे अभी लेने थी, जो पुलिस ने बरामद भी किए हैं। लेकिन यहाँ ये बड़ी अहम बात है, जिस तरह उसकी वालदा ये कह रही है कि जब मैं जेल में उससे मुलाकात करने गई हूँ तो उसने मुझे कहा कि मुझे मार दिया जाएगा। इस तरह के जो मुबैना मुकाबले हैं, और जिस तरह दोनों ग्रुप, बड़े ग्रुप जो लाहौर में दर्जनों अफराद कत्ल हो चुके हैं, उनका ये कहना है कि पुलिस जैली और झूठे मुकदमे जो दर्ज करती है, उसकी वजह से जो इस तरह की दुश्मनी है वो लाहौर में बढ़ती है। पिछले कुछ अरसे में ये प्रैक्टिस की गई थी कि पुलिस लाइन में सुलह करवाने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह ये दोनों ग्रुपों के सरबराह इस वक्त ये कह रहे हैं कि कई बार सुलह की कोशिश की गई लेकिन पुलिस अफसरान ही सुलह नहीं होने देते। ये बड़ी अहम बात है और ये नोटिस लेने वाली बात है। ऐसे बेशुमार ऐसे वाकयात हैं लाहौर में। ग्वाल मंडी के इलाके में 19 कत्ल हो चुके हैं एक दुश्मनी में। हीरा गुजर और मकसूद गुजर, वो दोनों ने सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का दफ्तर बनाया था, उसके बाद उनकी पहली 324 हुई। आज तक किसी सियासतदान ने ये कोशिश नहीं की कि उनकी सुलह करवाई जाए। अच्छा शराज, हमें ये भी बताइएगा, कल रात को अगर बात की जाए तो क्या बरामदगी के लिए पुलिस बताती है कि वो लेके जा रहे थे और कहाँ लेकर जा रहे थे? जी, पुलिस ने जो बताया सीआईए इकबाल टाउन ने, उनका ये कहना है कि कुछ असला जो उनको बाद में याद आया कई माह बाद, हालांकि जो बलाज का कातिल जिसने कत्ल में मुलव्वस था जो एहसन शाह, उसको रिमांड भी रखा है, पुलिस ने रिमांड में भी लिया है। उनका ये कहना था कि कुछ बरामदगी थी और कुछ इसके साथ कोई और भी शूटर थे जिन्हें पकड़ना था। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम एक गई है और आगे उसके भाई ने फायरिंग कर दी है, उसको नामजद कर दिया गया, अली जो एहसन शाह का भाई है। अब ये बड़ी अहम बात है, जो सबसे मैं अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ कि बलाज के ही दादा सुल्तान महमूद ने आज हमारे साथ बात करते हुए, एक न्यूज के साथ बात करते हुए ये कहा है कि तीफी भट्ट ने पैसे देकर सीआईए को मुबैना मुकाबला करवाया। ये सुल्तान महमूद बच्चू का इल्जाम है। अब इस पे आईजी पंजाब को जरूर इसका नोटिस लेना चाहिए और इस पे बाकायदा एक इंक्वायरी करवानी चाहिए कि इस तरह के बेशुमार ऐसे पहले भी वाकयात हो चुके हैं कि जो पुलिस एहलकार हैं, खासकर सीआईए के, तो वो इस तरह की कई जो वारदातें उनमें मुलव्वस रहे हैं। आज जो आईजी इस्लामाबाद है अली नासिर रिजवी, ये जब डीपीओ कसूर थे तो वहां एक पुलिस मुकाबला हुआ तो ये भी नामजद हो गए थे, एक गलत बंदा। अच्छा, एक और चीज शराज मुझे बता दीजिएगा, एफआईआर में कितने लोगों को, एक तो आपने बताया कि उसके भाई को नामजद किया गया, और कितने लोगों को नामजद किया गया? जी, अली और जो 4 नामलूम मौका पर पहुंचे, जो फायरिंग करते हुए
एहसन शाह को भी मार गए और पुलिस को जो है वो फायरिंग करते हुए मौका से फरार भी हो गए। और उस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने छापे भी मारे लेकिन वो निकल गए। अब उसकी वालदा का ये क्लेम है कि एक मेरा बेटा जो है उसको मार दिया और दूसरे को पार करने की तैयारी की जा रही है, जबकि पुलिस अफसरान का अपना वही मौकफ है जो FIR है कि हम उसकी बरामदगी के लिए जा रहे थे और वहां पर 4 बंदे पहुंचे जिन्होंने फायरिंग की है और उनकी फायरिंग से एहसन शाह जाँ बहक हो गया, जबकि बाकी जो मुलजम है वो फरार हुए हैं। अली जो उसका सगा भाई है और बाकी उसके साथी जो उनकी गिरफ्तारी जल्द अज जल्द जो है कर लेंगे। जी ठीक है, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है और इस हवाले से FIR भी दर्ज कर लिया। बहुत शुक्रिया, शराज निसार हमारे साथ मौजूद थे और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ज़राए के हवाले से मालूम हो रही है, ये जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं उस हवाले से आगाह करते। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।